Assalamu alaikum students, I am your tutor Shamoon Bashir and I will teach you ECAT Mathematics of first year। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में से चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो इन्वर्स फंक्शंस बनाते हैं उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। और फिर इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को और इन्वर्स फंक्शंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लेक्चर जो चैप्टर नंबर 13 का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने को है। तो चलिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में से चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें स्टूडेंट्स हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स क्या हैं, फिर उनकी हम डोमेन्स और रेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स को डिस्कस करने से पहले अगर हम कुछ प्रीवियस लेक्चर की बातों को स्टूडेंट्स एक दफ़ा रिवाइज़ करें। हमने फंक्शन के बारे में स्टूडेंट्स देखा था कि हमारे पास कोई फंक्शन है, यानी हमारे पास अगर दो सेट हैं तो कोई फंक्शन है उनके दरमियान फ्रॉम x टू y। और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन इसके साथ 1 to 1 होने के साथ साथ अगर ऑन टू है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स फंक्शन का 1 to 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। अगर 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। चैप्टर नंबर 2 में भी जब हमने फंक्शंस के बारे में और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखा था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। और जब भी किसी फंक्शन का स्टूडेंट्स अगर हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें वी हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव और नॉट। तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो तब उस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बाइजेक्टिव फंक्शन को हमने डिस्कस किया कि अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है और ऑन टू है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स को डिस्कस करने से पहले कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इन्वर्स क्या होते हैं और हमारे पास उनको हम किस तरह से देख सकते हैं, उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ताकि पहले स्टूडेंट्स इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट करने से पहले या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्सेस को देखने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये बातें स्टूडेंट्स जो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। रूटीन के लेक्चर्स में अगर आपने वो बातें नहीं सुनी तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास मौका है कि इन बातों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम दो सेट लेते हैं, एक सेट x है और इसी तरह से एक सेट y है और उनके दरमियान अगर कोई फंक्शन है f। सेट x में स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सेट y में अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं x y और z। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इन एलिमेंट्स को मैप करते हैं, 1 को स्टूडेंट्स अगर हम x के साथ मैप करें, इसी तरह से 3 को x के साथ, 2 को y के साथ और इसी तरह से 4 को हम z के साथ मैप करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो दो प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर डोमेन को देखें तो डोमेन जो है वो सारी की सारी हमारी जो है वो कवर हो रही है। इसी तरह से अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी हमारी जो है वो पूरी की पूरी क्या है वो कवर हो रही है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करें तो बाइजेक्टिव फंक्शन में जो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि एक तो जो है फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए और दूसरा जो है वो ऑन टू होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑन टू है।
लेकिन अगर स्टूडेंट्स हर एक एलिमेंट के अगर हम इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 1 और 3 की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इन दोनों का जो हमारे पास इमेज है वो x है। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर रेंज की बात करें तो रेंज यहाँ पे हमें रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। यानी स्टूडेंट्स अगर हम जो 1 to 1 प्रॉपर्टी है इसको डिस्कस करें, इसको देखें तो हमें पता है कि 1 to 1 का मतलब है कि हर एक एलिमेंट का, डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक सेपरेट और यानी जो यूनिक इमेज है वो जो है वो रेंज में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम 1 और 3 की बात करते हैं, 1 और 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों ही, इन दोनों एलिमेंट्स का इमेज ही जो है वो x है। यानी हमारे पास ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 नहीं है, ये ऑन टू है लेकिन 1 to 1 नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है x और इसी तरह से हमारे पास एक सेट है y और उनके दरमियान कोई फंक्शन f है, और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेट x है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और जो सेट y है उसमें अगर एलिमेंट्स हमारे पास a b c और d। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 को अगर हम a के साथ मैप करें, 3 को b के साथ, 2 को c के साथ, तो अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो अगर इस फंक्शन के अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे इन्वर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो d एलिमेंट है, d एलिमेंट का फिर हमें जो रेंज में है वो कोई इमेज नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इन दो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, यानी बाइजेक्टिव होने का अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया देखें तो स्टूडेंट्स एक तो ऑन टू का क्राइटेरिया और दूसरा 1 to 1 का है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें हर एक एलिमेंट का इमेज तो सेपरेट मिल रहा है, लेकिन जो रेंज है, रेंज में हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसका स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्री इमेज है वो नहीं है। यानी हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डी के साथ मैप हो रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब बाइजेक्टिव के लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एक सेट लेते हैं x और एक सेट लेते हैं y और उनके दरमियान कोई फंक्शन है f, तो सेट x में अगर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट y में हमारे पास एलिमेंट्स हैं a b और c। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 1 जो है वो b के साथ मैप हो रहा है, 2 जो है वो a के साथ मैप हो रहा है, इसी तरह से 3 जो है वो c के साथ मैप हो रहा है। अब अगर हम बाइजेक्टिव की डिस्कशन यहाँ पे लाते हैं तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स एक तो दूसरी प्रॉपर्टी को अगर हम देखें ऑन टू, तो यहाँ पे अगर हम देखें डोमेन और रेंज में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, हर एलिमेंट का हमें जो है वो कोई ना कोई इमेज रेंज, डोमेन के अगेंस्ट रेंज में हमारे पास हर एलिमेंट का जो इमेज मौजूद है। इसी तरह से अगर हम 1 to 1 की बात करें कि हर एक एलिमेंट का जो इमेज है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो सेपरेट इमेज है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारे पास 1 to 1 भी है और 1 to 1 होने के साथ साथ ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है, और दोनों प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और बाइजेक्टिव फंक्शन होने का मतलब है कि इस फंक्शन के अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। यानी बहुत ही आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास कोई डोमेन है, डोमेन के हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमें जो है वो रेंज में कोई ना कोई जो सेपरेट इमेज है, सेपरेट इमेज वो हमें मिलना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होगी, अगर ये प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई हो रही होगी तो फिर जो हमारा फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम साइन फंक्शन की बात करते हैं, अब हम अपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ चलते हैं और उनमें से अगर हम साइन एक्स की बात करते हैं
इसको अगर हम यूँ लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास से जो डोमेन है, डोमेन इसकी हमारे पास है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास जो साइन फंक्शन है इसकी जो रेंज है हमारे पास -1 to 1 है, ये इस फंक्शन की रेंज है। अगर स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरह से लिखूं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी डोमेन यानी ऑल रियल नंबर्स के अगेंस्ट हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो -1 to 1 मिलते हैं। अब अगर इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे इसके साथ डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट हमें क्या मिलना चाहिए, एक सेपरेट इमेज मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अगर हम जो साइन फंक्शन है ये अगर उसकी डोमेन है और डोमेन में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल रियल नंबर्स हैं। और अगर हम रेंज की बात करते हैं, रेंज की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ तो हमारे पास -1 है या 1 है, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास -1 से 1 के दरमियान इंटरवल, यानी अगर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं 0 -0 यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी अगर हम रियल नंबर्स की बात करें ये हमारे पास है 0, यहाँ पे हमारे पास है -1 और यहाँ पे हमारे पास है +1। तो हमारे पास जो साइन फंक्शन है इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये इंटरवल यानी -1 भी इंक्लूड है, +1 भी इंक्लूड है और उसके नंबर दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेंज है। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है और इसके अगेंस्ट हमें आंसर जो है वो सिर्फ इसी इंटरवल के अंदर मिलेंगे। यानी डोमेन में हमारे पास इन्फिनिट एलिमेंट्स है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम रेंज की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो एक इंटरवल है, सिर्फ एक इंटरवल है -1 से लेकर 1 तक का जो क्लोज इंटरवल है वो। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें एक हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट हमें रेंज में सेपरेट एलिमेंट जो है वो नहीं मिल रहा। यानी हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है अगर हम देखें बाइजेक्टिव होने का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है, जो साइन फंक्शन है उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर का नाम हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखें तो अभी हम डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिर स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन को जब हम ग्राफिकली देखेंगे तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो जब रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो फिर स्टूडेंट्स वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। और जब बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है तो फिर उसका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी उसकी जो डोमेन है, डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यहाँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इन्वर्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास साइन फंक्शन है उसकी डोमेन पे हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे और रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद वो फंक्शन क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। और जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो उस फंक्शन का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसको स्टूडेंट्स जो हम उसके डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद जो हमारे पास डोमेन आती है उसको हम प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन या प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कोसाइन या प्रिंसिपल डोमेन ऑफ टेंजेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शंस हैं, यानी अगर हम साइन एक्स की बात करते हैं, कॉज एक्स की या टेंजेंट एक्स की, और अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स को भी देखें
तो इनके इन्वर्स तब तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे जब तक हम इनकी डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। जब हम इनकी डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तब वो फंक्शंस क्या बन जाएंगे, बाइजेक्टिव बन जाएंगे। और जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाएंगे तो फिर उन फंक्शंस का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसी डिस्कशन को स्टूडेंट्स आगे फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, और वर्टिकल लाइन टेस्ट के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हैं। अगर हम उनके ज्योमेट्रिकली बात करें, सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये स्टूडेंट्स हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अगर हमें चेक करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये एक फंक्शन है या नहीं है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, जिस चीज़ को भी ग्राफिकली आपने चेक करना हो कि वो फंक्शन है या नहीं, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक उसके डोमेन के अंदर यानी उसका जो ग्राफ है, विद इन द ग्राफ आपने उसके ऊपर क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन अगर उसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो क्या है, वो एक फंक्शन होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट को अगर हम ए का नाम दें, तो अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है, हमारी जो गिवन लाइन थी उसको सिर्फ एक ही पॉइंट यानी ए पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो लाइन है, ये जिस इक्वेशन की भी स्टूडेंट्स हमने ये लाइन ड्रॉ की है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इट इज़ अ फंक्शन। तो अब स्टूडेंट्स हम पैराबोला की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अगर हम पैराबोला का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं और ये हमारे पास जो है वो पैराबोला है। अब इस पैराबोला की स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन की तरफ चलें तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन इसकी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, अब इस ग्राफ के ऊपर अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब इस वर्टिकल लाइन को अगर हम देखें तो इस लाइन ने हमारे इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। एक ये पॉइंट है, इसको अगर हम ए का नाम दें, और एक ये पॉइंट है, इसको स्टूडेंट्स अगर हम बी का नाम देते हैं, तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है उसने हमारे ग्राफ को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई रिलेशन या कोई ग्राफिकली अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी रिलेशन तब फंक्शन होगा या कोई भी ग्राफ जो है वो तब फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ उसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को जो है वो दो पॉइंट्स पर, इस पर्टिकुलर पैराबोला को जो है वो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो पैराबोला है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे चूँकि एक x की वैल्यू है, इस जगह पे x की कोई वैल्यू है, उसको स्टूडेंट्स अगर हम x के साथ ही अगर रिप्रेजेंट करें तो इस x के अगेंस्ट जो है वो हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स हमने देखा था कि कभी भी हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन के एक एलिमेंट के अगेंस्ट इस रेंज में हमें दो एलिमेंट्स जो है वो नहीं मिलने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, कि फंक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि कभी भी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए कि एक नंबर के अगेंस्ट हमें दो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमें इस x के अगेंस्ट जो है वो a भी मिल रहा है और b भी मिल रहा है, यानी यहाँ पे अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनता है x, a
और इधर हमारे पास बनता है ये x, b। अब इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो ग्राफ है यानी ये जो पैराबोला है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसी तरह से स्टूडेंट्स पैराबोला चूँकि हमारे पास चार तरह से होता है, अगर हम एक और पैराबोला यहाँ पे लें, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस पैराबोला की बात करते हैं, ये हमारे पास जो पैराबोला है इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इसकी इक्वेशन हमारे पास है x² = 4ay। अब इस पैराबोला को ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें और इस पर स्टूडेंट्स अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो अगर अप्लाई करते हैं, तो अगर हम इस ग्राफ के किसी भी हिस्से पर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि इस वर्टिकल लाइन ने हमारे ग्राफ को जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अगर हम ए का नाम दें, तो इसी तरह से इसके किसी भी हिस्से पे स्टूडेंट्स अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल लाइन जो है वो हमारे पास जो ग्राफ है उसको सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पैराबोला है, दिस पर्टिकुलर पैराबोला इज़ अ फंक्शन। तो ये पैराबोला हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टूडेंट्स हम एक सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल की अगर हम बात करते हैं, सर्कल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्कल है। अब अगर हमने चेक करना है कि हमारे पास जो सर्कल है ये फंक्शन बनता है या नहीं, फंक्शन है या नहीं, तो हम यही करेंगे कि स्टूडेंट्स इस सर्कल के ग्राफ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस वर्टिकल लाइन को अगर हम देखें तो इस वर्टिकल लाइन ने सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास एक पॉइंट है, इसको अगर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट बी है। अगर हम इसका ऑर्डर पेयर देखेंगे तो एक्स की वैल्यू के साथ हम इसको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इस सर्कल की बात करें तो ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन ने उसके ग्राफ को दो जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या किया है, वो इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके बाद ये तो था स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू चेक whether a function, to check whether a relation is function or not। तो किसी भी रिलेशन को ये चेक करने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर वर्टिकल लाइन उसको सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो तब वो फंक्शन होगी, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का क्या पर्पस है। तो स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन का ये देखने के लिए कि उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, या उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि स्टूडेंट्स हम अपने जो भी ग्राफ है उस ग्राफ पर क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर उस ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एक से ज़्यादा लाइंस पर, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करेगी तो तब जो है वो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इन्हीं ग्राफ्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने ये जो
ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इस पैराबोला की बात करते हैं, इस पैराबोला को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमने ये डिसाइड किया है या ये हमने यहाँ से ये रिज़ल्ट कंक्लूड किया था कि हमारे पास ये वाला जो पैराबोला है ये एक फंक्शन नहीं है, लेकिन हम चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं, कि इस रिलेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता नहीं है या नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम इसके ग्राफ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सेपरेट हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को अगर हम देखें तो दोनों जो है वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर, यानी अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर ही इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इस लाइन की बात करते हैं तो ये भी सिर्फ एक पॉइंट पर ही उस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन तो नहीं है लेकिन इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो सेकंड ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये हमारे पास पैराबोला है। अब इस पैराबोला पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास फंक्शन के ग्राफ को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन तो है लेकिन इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स की एग्जिस्टेंस के लिए हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी लाइन तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी तब उसका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं तो यहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर हम देखें तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब है कि ये ना तो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ना ही इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो अब जो बातें स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि यहीं से फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स की तरफ चलेंगे कि अगर हम जो सर्कल है इसकी डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास है -3 और ये पॉइंट हमारे पास है 3, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है पॉइंट ओरिजिन जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम देखें तो ये हमारे ग्राफ को दो पॉइंट्स पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ये हमारे पास है और दूसरा पॉइंट ये है। अब इसकी डोमेन को स्टूडेंट्स अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें 0 से 3 तक, 0 से 3 तक रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है कि अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएं, यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये हमारे पास है 3। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी सिर्फ 0 से स्टूडेंट्स 3 तक अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये पोर्शन बनता है। अब यहाँ पे इस ग्राफ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो अब अगर हम इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि कहीं पे भी इस ग्राफ के विद इन आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास ये जो है वो एक अब स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन का जो है वो इन्वर्स इस पर्टिकुलर रिलेशन का जो इन्वर्स है एग्जिस्ट करता है। यानी हमने इसके डोमेन पर क्या लगा दी है? रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने पर इसका हमें पता चला कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है या फंक्शन नहीं है तो उसके अगर हम इन्वर्स की बात करें, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसकी डोमेन में, तो अगर उसकी डोमेन के अंदर ही हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हमने सारे पॉइंट्स नहीं लेने, उसमें से अगर हम कुछ चीज़ों की कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो हो सकता है कि उन कुछ पॉइंट्स के लिए जो है वो उस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो पास हो रहा हो।
अगर इस तरह की बात होगी तो फिर इसका मतलब होगा कि उस पोर्शन के लिए, उतने पोर्शन के लिए उसका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें भी हम इसी तरह से करेंगे कि हम उन फंक्शंस के स्टूडेंट्स जो डोमेन होगी उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, और रिस्ट्रिक्शन लगाने पे फिर हमारे पास उस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स क्या हैं और उनकी हम डोमेन पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके इन्वर्सेस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स हम जो उनकी डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और रिस्ट्रिक्शन लगाने पर जब वो इन्वर्स फंक्शन बन जाता है तो वो डोमेन जो है वो प्रिंसिपल डोमेन कहलाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर टॉपिक का नाम हम लिखते हैं प्रिंसिपल डोमेन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हम उनके जो इन्वर्स हैं वो किस डोमेन पे एग्जिस्ट करते हैं या कब हो उन फंक्शंस के जो इन्वर्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हम कुछ ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि आपको ग्राफिकली जो है वो आप उनको अंडरस्टैंड कर सको। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो फंक्शन है y = sin x, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है x एक्सिस, y एक्सिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम साइन फंक्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास साइन फंक्शन या जो कोसाइन फंक्शन है इन दोनों का जो ग्राफ है वो वेव की फॉर्म में होता है। तो इसका हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है और इसकी डोमेन को आप इंक्रीज करते चले जाएं और ये इसी तरह से जो वेव है दोनों तरफ कंटिन्यू होती जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एक्स एक्सिस जिसके ऊपर हमारी डोमेन है और ये हमारे पास ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास -1 वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास +1 है, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है sin x इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इट लाइज फ्रॉम 1 to -1। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे अगर हम देखें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास है π/2 90 और यहाँ पे अगर हम देखें तो वो हमारे पास है -π/2। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस साइन फंक्शन को y = sin x, अभी हम इन्वर्स फंक्शन की तरफ नहीं गए, हमने साइन फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये हमारे पास साइन फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स इस पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से तो हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, ये एक मतलब जो साइन है वो एक फंक्शन है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसके इन्वर्स की बात करते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ही नहीं, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की हेल्प लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसके ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे इस ग्राफ को स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसके डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन हम क्या लगाते हैं, अगर स्टूडेंट्स हम इसका जो ग्राफ है अगर हम यहाँ से -π/2 से π/2 के दरमियान तक का ग्राफ, सिर्फ इतने ग्राफ की अगर हम बात करते हैं
यानी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ हमने इतने पोर्शन को देखना है, इस तरफ वाला पोर्शन भी नहीं हमारे किसी काम का, इस तरफ वाले पोर्शन को भी हमने नहीं देखना। तो सिर्फ जो पोर्शन हमने सेलेक्ट किया है इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसको ड्रॉ करने पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास है -π/2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है π/2 और जो ग्राफ हमारा अब हमारे पास बना वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये ओरिजिन में से पास कर रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास 90 था और ये हमारे पास जो है वो -90 है। अब इस फंक्शन की अगर हम बात करें कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव बना है या नहीं बना, यानी अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स टेस्ट की बात करते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ के अंदर कहीं पे भी स्टूडेंट्स आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप देख लें कि वो उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बातें हैं एंटी टेस्ट से रिलेटेड, इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। आप देखें कि कहीं पे भी हमने 4 लाइंस ड्रॉ की हैं और चारों लाइंस अगर हम देखें सेपरेटली इनकी बात कर रही हैं। अगर हम लाइन 1 की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर ही जो है वो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, या लाइन 2, लाइन 3 या लाइन 4 की बात करें तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमने अपनी डोमेन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि हमने सिर्फ इतना पोर्शन लिया और इतने पोर्शन के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन इन्वर्स x हुआ, इन्वर्स फंक्शन को हम यू रिप्रेजेंट करते हैं कि इस फंक्शन की जो प्रिंसिपल डोमेन है, यानी प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज, तो इसकी फिर प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/2, कि ये हमारी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई डोमेन है ये प्रिंसिपल डोमेन कहलाएगी। और इस डोमेन के विद इन जो है, यानी इन ये दोनों पॉइंट्स भी, ये दोनों वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड हैं क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, इन वैल्यूज़ पे जो हमारा फंक्शन है साइन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास साइन फंक्शन, उसके इन्वर्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसी तरह से एक और हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कोसाइन फंक्शन की कॉस की बात करते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम कॉस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम कॉस फंक्शन की बात करते हैं तो उसके ग्राफ की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे 0, तो 0 पे हमें 1 वैल्यू मिलती है, यहाँ पे हमारे पास है -1 कुछ इस तरह से, और यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह से, और ये फिर यू मूव होगा और ये इसी तरह से फिर स्टूडेंट्स ये ऊपर की तरफ मूव होगा। इसको हम एक्सटेंड अगर करते हैं दोनों तरफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे ये हमारे पास है 0, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारे पास है पाई यानी 180 डिग्री। ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है -π -180 डिग्री, और इसी तरह से अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये ग्राफ जो है वो वेव की तरह जो है वो दोनों तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों तरफ जो है वो वेव की फॉर्म में चलता जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे इस फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, इस पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट स्टूडेंट्स, इस पे अगर हम देखते हैं तो कहीं पे भी इस ग्राफ के किसी भी हिस्से में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप गौर करेंगे कि उसने जो है वो ग्राफ को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पे भी अगर आप ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे भी हमें जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर वो जो लाइन है इंटरसेक्ट होती हुई नज़र आ रही है।
तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कॉज फंक्शन है इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता अगर हम पूरे फंक्शन की बात करते हैं। लेकिन इस पे भी, अगर इसके डोमेन पे भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें, रिस्ट्रिक्शन इस पे स्टूडेंट्स हम फिर किस तरह से लगा सकते हैं या किस तरह से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन की बात करते हैं, यानी 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 0 और ये हमारे पास है पाई, और जो ग्राफ हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, ये 0 है और यहाँ पाई। अब ज़रा स्टूडेंट्स आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इस पे अप्लाई करें। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इस पे अप्लाई करते हैं, कहीं पे भी इस ग्राफ के अंदर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लें, वो आपके फंक्शन को या आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर ही वो एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो है वो हमारे पास यहाँ पे तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हमने डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने पर इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो फंक्शन है अब उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉज इन्वर्स एक्स है, कॉज इन्वर्स एक्स की जो प्रिंसिपल डोमेन की अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई। तो ये हमारे पास कॉज इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल डोमेन होगी। ये हर एक पॉइंट एक अलग एमसीक्यूज़ है, ये हमारे पास सेपरेट एमसीक्यूज़ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका जो सीकेंट इन्वर्स एक्स है उसकी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल डोमेन भी हमारे पास एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल्स टू पाई है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम इसी तरह ज्योमेट्रिकली डिस्कशन करते हैं उसकी टेंजेंट की, तो टेंजेंट की स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रिंसिपल डोमेन है वो हमारे पास बनेगी एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई बाय 2। और इसी तरह से जो कॉट इन्वर्स है इसकी स्टूडेंट्स जो प्रिंसिपल डोमेन है वो है एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई बाय 2। पाई बाय 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वल का साइन क्यों नहीं है? इक्वल का साइन इसलिए नहीं है, अगर इक्वल का साइन लगाएंगे तो हमारे पास ये 90 बनेगा, और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट 90 है वो एक अनडिफाइंड नंबर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारे इन्वर्स फंक्शंस हैं, और ये उनकी हमने प्रिंसिपल डोमेन के बारे में भी बता दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे सीकेंट रह गया है, कोसीकेंट फंक्शन रह गया है। कोसीकेंट फंक्शन की जो प्रिंसिपल डोमेन है वो हमारे पास यही है, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स अब हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर विद इन द डोमेन एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन लगाने पर हमारे पास जो है वो उन फंक्शंस के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हमने ज्योमेट्रिकली भी देख लिया। तो ये तो था स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो प्रिंसिपल डोमेन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद हम इन्हीं की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हम इनकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ के लिए, ई कैट के एमसीक्यूज़ के लिए वो बातें सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ of inverse trigonometric function। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उनको कन्फ्यूजन होती है या वो उसमें गलती करते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि स्टूडेंट्स हमारे पास अगर फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स, तो याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स एक्स जो है वो साइन एक्स के इन्वर्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो साइन इन्वर्स एक्स है, अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं
तो इसको हम 1/sin x भी लिख सकते हैं, जो कि साइन का रेसिप्रोकल बनता है, जो कि कोसेकेंट x होता है। तो याद रहे कि ये चीज़ रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली जो साइन इन्वर्स x है वो क्या करती है, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो इस चीज़ में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि साइन इन्वर्स x जो है वो साइन x इन्वर्स के इक्वल नहीं है। दूसरी चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें अगली जो स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन होगी, बातें होंगी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है, और ये MCQs के लिए बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे पास है स्टूडेंट्स साइन इन्वर्स की अगर हम बात करते हैं, साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन इन्वर्स और साइन आपस में अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो थीटा के इक्वल आता है। और इसी तरह से इसके साथ एंड स्टूडेंट्स अगर हम साइन इनटू साइन इनवर्स x की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये थीटा के इक्वल है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको अगर इसकी लॉजिक अगर आप कहें कि इनकी एक ही है, तो इनकी एक लॉजिक नहीं है। इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके साथ कंडीशन क्या है कि ये किस तरह से हमारे पास साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा थीटा के इक्वल है, और साइन इंटू साइन इनवर्स जो है वो एक्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि स्टूडेंट्स कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि इन दोनों की जो लॉजिक है वो एक ही है, इसलिए ये थीटा के इक्वल है और वो एक्स के इक्वल है। बिल्कुल ऐसा दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर क्या इनके साथ कंडीशन है, provided x is less than or equals to -1 and x is greater than or equals to -1 and less than or equals to +1। और साथ में स्टूडेंट्स हम थीटा के बारे में भी बताते चलें कि हमारे पास जो थीटा है, थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +π/2। अब इन चीज़ों को, इस बात को स्टूडेंट्स आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी, इन बातों की लॉजिक की समझ आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज़ की, अगर हम पहली बात की को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन इनवर्स और फिर हमारे पास एक वैल्यू है। तो हम जानते हैं, अभी हमने इससे जो पिछले टॉपिक में देखा कि हमारे पास जो प्रिंसिपल डोमेन है, जो साइन इनवर्स है या स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज इनवर्स है, उनकी जो हमने प्रिंसिपल डोमेन को डिस्कस किया उसमें हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इस जगह पे हमारे पास यहाँ पे जो थीटा लगाने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास ये जो थीटा है उस पर क्या हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि थीटा हमारे पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू -π/2 और लेस दैन और इक्वल टू π/2 है, चूँकि यहाँ पे हमें इन्वर्स फंक्शन नज़र आ रहा है। और जब इन्वर्स फंक्शन होगा तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी जो प्रिंसिपल डोमेन है वो साथ में हम उसकी बताएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो साइन रेशो है, और साइन रेशो के साथ यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो कोई ना कोई उस एंगल होगा। तो उस एंगल को स्टूडेंट्स अगर हम देखें, और हमने यहाँ पे भी देखा कि हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स है वो क्या कर रहा है, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह पे देखें तो x की जगह पे अगर हम इसकी रेंज को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेंज में अगर हम देखें कि वो हमारे पास -1 to 1 थी, तो स्टूडेंट्स -1 to 1 में अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो फिर ये हमें क्या देता है, एक एंगल देता है। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू पे क्या कंडीशन होगी, हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो वो हमारे पास है x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस दैन और इक्वल्स टू +1। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। तो स्टूडेंट्स जब भी MCQs ये किस तरह से आ सकता है, हमें ये गिवन हो के साथ में इनकी कंडीशन पूछी जा सकती है, या थीटा या x के बारे में कंडीशन पूछी जा सकती है कि x पे क्या कंडीशन होनी चाहिए और थीटा पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर टू पे स्टूडेंट्स अगर हम इसके रेसिप्रोकल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम कॉज की बात करते हैं, यानी अगर हम कॉज इंटू कॉज
इनवर्स इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये बनेगा कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें किस कंडीशन को स्टूडेंट्स किस कंडीशन का या किस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा, प्रोवाइडेड x is greater than or equals to -1 and less than or equals to +1। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कॉस का जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो थीटा है, थीटा पे हमारे पास क्या कंडीशन होगी, थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम नंबर 3 पॉइंट को देखें, नंबर 3 पे अगर हम जाएं, अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम tan इनवर्स इंटू tan थीटा, इसकी अगर हम बात करें तो ये थीटा के इक्वल है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम tan इनवर्स x की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल है, ये x के इक्वल होगा। और इसमें हमारे पास जो कंडीशन है, जिस चीज़ को आपने याद रखना है, प्रोवाइडेड, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास x पे अगर हम देखें, अगर हम जो टेंजेंट फंक्शन है उसकी स्टूडेंट्स अगर हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो x है, x इज़ ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इन्वर्स फंक्शन में यानी अगर हम थीटा की बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि थीटा इज़ ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन +π/2। तो ये तो था स्टूडेंट्स टेंजेंट के बारे में। यही स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कोटेंजेंट इन्वर्स की बात करते हैं, यानी कॉट इन्वर्स इंटू कॉट थीटा, तो ये हमारे पास थीटा के इक्वल है। एंड कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है। और इसमें स्टूडेंट्स हमें किस कंडीशन का ख्याल रखना है, प्रोवाइडेड x is greater than -इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। और स्टूडेंट्स इसमें हम थीटा के बारे में किस चीज़ की स्टूडेंट्स किस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि थीटा इज़ ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन +π/2। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास हर एक बात जो है वो एक सेपरेट एमसीक्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 5 की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स है, याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स जो है वो कोसिकेंट तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स 1/x के इक्वल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें तो नंबर 6 पे हमारे पास जो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉस इनवर्स एक्स है वो सीकेंट इनवर्स 1/x के इक्वल है। इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सीकेंट इनवर्स एक्स है वो कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल है। या स्टूडेंट्स अगर हम पहली इस प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स है इसको हम साइन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 7 पे स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन हम याद रखेंगे कि अगर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, फिर स्टूडेंट्स हम tan इनवर्स x को लिखेंगे cot इनवर्स 1/x। और नंबर 8 पे इसी से रिलेटेड tan इनवर्स x को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ये हमारे पास cot इनवर्स 1/x माइनस पाई के इक्वल होगा अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो x है वो क्या होगा, वो
नेगेटिव। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स 1/x के इक्वल होगा अगर x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, और अगर x जो है वो लेस दैन 0 है तो फिर tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स 1/x माइनस पाई के इक्वल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इन्वर्स के जो फार्मूलाज हमारे पास बुक में भी है, जिससे हम 13.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो नंबर 9 पे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी है, इसके फार्मूला की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हमारे पास है साइन इन्वर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें अगर हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस बी और अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें स्टूडेंट्स नंबर 10 पे नेक्स्ट अगर हम इसी का माइनस में देखते हैं, यानी साइन इन्वर्स ए माइनस साइन इन्वर्स बी की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन इन्वर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर साइन इन्वर्स के जो फार्मूलाज है अगर प्लस है तो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे एक्सपेंशन में प्लस ही आएगा, और अगर माइनस है तो उसमें हमारे पास माइनस ही आएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास है बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम कॉज की बात करते हैं नंबर 11 पे, कॉज इन्वर्स ए प्लस कॉज इन्वर्स बी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉज इन्वर्स ए बी। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स इसमें ऑपोजिट है कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है तो फिर एक्सपेंशन में यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास है कॉज इन्वर्स ए प्लस कॉज इन्वर्स बी का। नंबर 12 पे स्टूडेंट्स इसी का अगर हम माइनस में देखें, कॉज इन्वर्स ए माइनस कॉज इन्वर्स बी, तो वो हमारे पास बनेगा कॉज इन्वर्स ए बी। तो इसमें स्टूडेंट्स अब अगर हम माइनस में है फॉर्मूला तो यहाँ पे एक्सपेंशन में फिर हमारे पास क्या आएगा प्लस, और बाकी की टर्म उसी तरह से 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टू फार्मूलाज हैं टेंजेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नंबर 13 पे, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स फिर हमारे पास जो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का बनता है वो है tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस में है तो a प्लस बी, न्यूमिनेटर में हमारे पास वो टर्म प्लस में आएगी, और डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो बनेगी 1 माइनस ए बी, ऊपर यहाँ पे प्लस और नीचे फिर क्या होगा माइनस। और नंबर 14 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है, नंबर 14 पे हमारे पास है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, तो ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास बनेगा tan इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर 14 पे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे जो फार्मूलाज हैं इन्वर्स के। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नंबर 15 पे, कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इन्वर्स माइनस एक्स है तो ये स्टूडेंट्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स के इक्वल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 16 पे देखें, नंबर 16 पे हमारे पास है tan इन्वर्स माइनस एक्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस tan इन्वर्स एक्स के इक्वल है। और इसी तरह से नंबर 17 पे एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर cos इन्वर्स माइनस एक्स है तो cos इन्वर्स माइनस एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास होगा पाई माइनस cos इन्वर्स एक्स के। और इसी तरह से नंबर 18 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर यही हमारे पास cot इन्वर्स माइनस एक्स है तो ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास होगा पाई माइनस cot इन्वर्स एक्स के। तो
तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हमने फार्मूलाज लिखे हैं और ये जो सारी की सारी हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई कैट के एमसीक्यूज़ के लिए। इनसे रिलेटेड अगर किसी किस्म का भी कोई एमसीक्यूज़ आए तो आप उनको ईजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये बातें याद होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट नंबर 19 है, 19, 20 और 21 पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास, ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और उनकी जो को रेशोज़ हैं उनके इन्वर्सेस का स्टूडेंट्स अगर हम सम देखें, यानी सबसे पहले अगर हम देखें साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉज इन्वर्स एक्स, तो ये π/2 के इक्वल है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास जो x है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो tan और जो cot है उनकी को रेशोज़ जो है उनके इन्वर्सेस की अगर हम बात करें, tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x, तो ये भी π/2 के इक्वल ही है और उसमें स्टूडेंट्स x इज़ ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन +∞। इसी तरह से स्टूडेंट्स सीकेंट और कोसीकेंट के इन्वर्सेस की अगर हम बात करें, सीकेंट इन्वर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इन्वर्स एक्स, तो इनका सम भी π/2 के इक्वल है। तो ये तीन स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये भी इम्पॉर्टेंट जो है ये एमसीक्यूज़ हैं। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्स पे कंडीशन है एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीन प्रॉपर्टीज़, तीन पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो साइन इन्वर्स एक्स है और इसी तरह से जो कॉज इन्वर्स एक्स है और टेन इन्वर्स एक्स है, इनको हम किस तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स है, साइन इन्वर्स एक्स को स्टूडेंट्स हम कॉज इन्वर्स √1 - x² भी लिख सकते हैं। अगर इसी चीज़ को स्टूडेंट सीकेंट की फॉर्म में देखें तो सीकेंट इन्वर्स 1/√1 - x² भी लिख सकते हैं, या इसको स्टूडेंट्स हम tan इन्वर्स x ओवर √1 - x² लिख सकते हैं, या अगर कॉट की फॉर्म में देखेंगे तो कॉट इन्वर्स √1 - x² ओवर x, या स्टूडेंट्स इसको हम साइन इन्वर्स x को कोसीकेंट इन्वर्स 1/x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करते हैं, यानी कॉज इन्वर्स एक्स की अगर हम बात करें, तो एक तो स्टूडेंट्स हम इसको सीकेंट इन्वर्स 1/x भी लिख सकते हैं, या इसको स्टूडेंट्स हम साइन इन्वर्स √1 - x² लिख सकते हैं, या tan इन्वर्स √1 - x² ओवर x, या कॉट इन्वर्स की बात करते हैं तो x ओवर √1 - x², या कोसीकेंट इन्वर्स 1/√1 - तो स्टूडेंट्स हमें कोई कुछ भी पूछा जा सकता है कि जो कॉज इन्वर्स एक्स है उसमें से इनके बारे में किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चन, यानी कोई भी इसमें से हमें टर्म पूछी जा सकती है कि ये किसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक से ज़्यादा जो है वो शेप्स में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम tan इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो इसको हम कॉट इन्वर्स 1/x भी लिख सकते हैं, या साइन इन्वर्स x ओवर √1 - x² लिख सकते हैं, या कॉज इन्वर्स 1/√1 - x² लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको स्टूडेंट्स हम सीकेंट इन्वर्स √1 + x², या कोसीकेंट इन्वर्स √1 + x² ओवर x भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वो बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपने स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर याद रखना है अपनी एंट्री टेस्ट के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ये अलग-अलग हर एक जो है वो एक एमसीक्यूज़ के तौर पर हमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बहुत ही इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं आपके लिए। तो ये ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड अगर आपसे कोई भी एमसीक्यूज़ पूछा जाता है या ये जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं इन इंपॉर्टेंट बातों को भी आपने अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिक है कि जो साइन इन्वर्स एक्स है, हमारे पास जो साइन इन्वर्स एक्स है स्टूडेंट्स, साइन इन्वर्स एक्स लिखा हो या किसी जगह पे स्टूडेंट्स आपको आर्क साइन एक्स लिखा मिले, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। या कॉज इन्वर्स एक्स है तो आर्क कॉज, या इसी तरह से अगर टैन इन्वर्स एक्स है तो इसको स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं आर्क टैन एक्स लिखा मिले तो इसका मतलब भी यही है टैन इन्वर्स एक्स। अब और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपके लिए स्टूडेंट्स मैं जो लेके आया हूँ, सबसे पहली उनमें बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास है कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y प्लस tan इन्वर्स z, अगर ये π/2 के इक्वल है,
यानी अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो है वो π/2 के इक्वल आ रहा है, तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक्स वाई जी है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे कि स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेके अगर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें सेकंड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर ये पाई के इक्वल है इनका सम, तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक्स वाई जी है उनका जो सम है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जी इनका प्रोडक्ट अगर π/2 के इक्वल है, तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xyz ये जो है वो फिर 1 के इक्वल होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 5 पे अगर हम देखें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z अगर स्टूडेंट्स ये पाई के इक्वल है, अगर इनका जो सम है अगर वो पाई के इक्वल है, तो तब स्टूडेंट्स ये क्या प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, तब स्टूडेंट्स x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर जो है ये 2xyz के इक्वल होगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम कॉज इनवर्स के सम की बात करते हैं, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स z अगर ये स्टूडेंट्स 3 पाई के इक्वल है, अगर कोई ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही है, तो तब स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स वो जो है वो 3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर 7 पे अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स z अगर ये पाई के इक्वल है, तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xyz जो है वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन इनवर्स x था उसमें भी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 1 के इक्वल आता है, और उसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी π/2, और इसमें कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास पाई आता है तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे कि ये हमें एमसीक्यूज में गिवन होगा और फिर पूछा जाएगा कि हमारे पास ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल होगी। तो याद रखना है ये 1 के इक्वल है। तो हर एक से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमें किसी तरह से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात अगर हम देखें नंबर 8 पे, नंबर 8 पे जो हमारे पास पॉइंट है कि अगर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z का जो सम है अगर 3π/2 के इक्वल है, तो तब स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स जो है वो 3 के इक्वल होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर 9 से ऑनवर्ड जो पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स वाई जी का जो सम है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का जो सम है अगर ये थीटा के इक्वल आता है, यानी हमने ये फाइंड आउट किया, सॉल्व किया तो हमारे पास कोई थीटा आया, तो स्टूडेंट्स फिर जो कॉज इनवर्स x और कॉज इनवर्स y का आंसर है वो डायरेक्ट आप पाई माइनस थीटा के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपके पास कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y अगर ये पाई के इक्वल है, तो तब स्टूडेंट्स जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है उसको आप पाई माइनस थीटा के फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर ये हमें गिवन है पाई और ये चीज़ जो है वो हम फिर उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 11 पे अगर हमारे पास है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर π/2 के इक्वल है, तो तब स्टूडेंट्स x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होगा। तो चूँकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं tan इनवर्स 1 अगर हम देखें तो वो हमारे पास 45 बनता है, tan इनवर्स y अगर y 1 है ये भी हमारे पास 45 बनेगा, तो उनका सम जो है वो 90 के इक्वल आएगा। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y अगर π/2 के इक्वल है, तो तब स्टूडेंट्स इनका यानी x और y का प्रोडक्ट भी
1 के इक्वल ही होगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस किया। इन ट्रिक्स को, इन पॉइंट्स को और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को स्टूडेंट्स आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 की जो सारी डिस्कशन की है उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए हैं। वो सारे के सारे ही एक जो है वो सेपरेट MCQs को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सारी बातें भी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा भी उनसे रिलेटेड और उनसे कुछ डिफरेंट जो MCQs हैं वो भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला MCQs है जो कि बहुत बार पूछा गया है, ओनली डैश फंक्शंस हैव इनवर्स फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, चूँकि चैप्टर नंबर 13 इसी से रिलेटेड है कि चूँकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, रेशोज जो हैं वो फंक्शंस नहीं होती, हमें उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट होती है तब वो क्या बनते हैं, तब वो बाइजेक्टिव फंक्शंस बन जाते हैं। चूँकि बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो फिर हमारे पास जो ये ब्लैंक है, ब्लैंक में फिर हमारे पास क्या इन ऑप्शंस में से आएगा कि कौन से फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इनटू फंक्शंस का, ऑन टू फंक्शंस का, या बाइजेक्टिव फंक्शंस का, या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस जो है ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके ग्राफ्स को जब हम एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट करने पे हमारे पास जो है वो फंक्शन उस हिस्से तक जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है और उस फंक्शन का फिर जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी हम याद रखेंगे कि किन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सेकेंड MCQs हमारे पास है, इन्वर्स साइन फंक्शन इज़ डिनोटेड बाय। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि इन्वर्स फंक्शन को हम साइन और ब्रैकेट के बाहर इन्वर्स इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या 1/sin x इस तरह से, या साइन इन्वर्स x, या ऑल ऑफ दीज। तो कुछ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज इसमें से सिलेक्ट कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, कुछ इस ऑप्शन को, जो कि गलत हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्कशन के दौरान भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इन्वर्स फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का जो सही तरीकाकार है वो ये है। जो 1/sin x है ये साइन के रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है। जो साइन और होल इन्वर्स लिखा है ये भी साइन के रेसिप्रोकल को, जो कि कोसिकेंट है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम MCQs नंबर 3 की तरफ जाएं, द डैश टेस्ट इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ फंक्शन हैज़ इन्वर्स और नॉट। किसी फंक्शन के इन्वर्स के एग्जिस्ट होने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पहली जो ऑप्शन है वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट, दूसरी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तीसरी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए, किसी की भी ग्राफ को चेक करने के लिए कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ही बेसिकली वो टेस्ट है जो हम किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम उसके ग्राफ पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। अगर वो उसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करेगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर देगा, लेकिन अगर एक जगह पे ही वो इसको इंटरसेक्ट करता है तो तब उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यानी इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ फंक्शन हैज़ इन्वर्स और नॉट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो चौथा MCQs है, इम्पॉर्टेंट MCQs, इससे रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस बात को हम पहले भी सीख चुके हैं। tan इनवर्स x इज़ इक्वल टू cot इनवर्स 1/x माइनस पाई, कि tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स 1/x माइनस पाई के इक्वल होगा अगर x इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर दैन 0 होगा,
x लेस देन 0 होगा या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो हमने ऑलरेडी इस चीज़ को देखा था कि अगर हमारे पास x जो है वो लेस देन 0 होगा तब tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स 1/x माइनस पाई के इक्वल होगा। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो है x इज़ लेस देन 0। नेक्स्ट 5वां MCQs भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1, या x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 लेस देन और इक्वल्स टू 2, या x इज़ ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, या x इज़ ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन +∞। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x π/2 के इक्वल होता है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। इन प्रॉपर्टीज़ को, इन बातों को आपने याद भी रखना है ताकि ऑप्शंस में अगर पूछा जाए तो आप उसको फ़ौरन आंसर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs नंबर 6 है, छठा MCQs है, इफ़ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल्स टू 3π/2 देन हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1 होगा, या ये इक्वल्स टू 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो इससे रिलेटेड हम स्टूडेंट्स जो इन्वर्स फंक्शन है उनके सम से रिलेटेड हम कॉज इन्वर्स, साइन इन्वर्स और टेन इन्वर्स के जो सम के इक्वल है, सम से रिलेटेड जो है वो हम 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातों को सीख चुके हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z अगर 3π/2 के इक्वल होगा तो तब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि x y y z और z x का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs नंबर 7 है, 7वां MCQs हमारे पास है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x इज़, कि जो कॉज इनवर्स x है इसकी रेंज किसके इक्वल होगी, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 लेस देन और इक्वल्स टू +1, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, या x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, या x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉज इनवर्स x है इसका और बाकी जो हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनके लिए हमारे पास एक कंप्लीट टेबल था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कंप्लीट टेबल जो है वो आपको डोमेन और रेंज को याद करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से फिर अगर हम इस ऑप्शन को देखें, इन ऑप्शंस को देखें, तो इसमें से हमारे पास अगर तो आपको सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज याद होंगी तो आप फ़ौरन से जो है वो इसको आंसर कर सकेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई। तो हमारे पास जो कॉज इनवर्स x है, कॉज इनवर्स x की जो रेंज है वो हमारे पास है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 8, 8वां MCQs हमारे पास है, द ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y is equals to tan x is along y axis, x axis, z axis या y is equals to x। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है y is equals to टेंजेंट x, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनता है। तो ये जो ग्राफ हमारे पास है, ये ग्राफ हमारे पास जो है वो अलोंग x एक्सिस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास B में दिया गया ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। इनके अलावा भी कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी MCQs में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स क्या होते हैं, उनकी हमने प्रिंसिपल डोमेन्स को डिस्कस किया। उससे पहले स्टूडेंट्स हमने देखा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, इससे रिलेटेड हमने डिटेल के साथ डिस्कशन की। और फिर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी स्टूडेंट्स हमने कुछ बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज़ को देखा। और फिर स्टूडेंट्स हमने आखिर पे इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स को देखा जो कि ई कैट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो लेक्चर से रिलेटेड या स्टूडेंट्स किसी किस्म के किसी एमसीक्यूज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स हमसे लाजमी पूछेगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।